फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूरोपियन पार्लियामेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक मोशन अडॉप्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर वायलेंस में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से एक्ट करना चाहिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बचाना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को जो है जब ऐसा कहा गया है तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई में कहा है कि ये तो इंटरनल मैटर है, आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में हम देखेंगे। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। ईयू के वन ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशंस में से आती है और सिटीजन्स जो हैं ईयू मेंबर स्टेट्स के उनको रिप्रेजेंट करती है। लॉज बनाना, बजट्स को अडॉप्ट करना, ईयू की पॉलिसी और प्रोग्राम्स को ओवरसी करना, ये सब इसका काम होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? फ्रांस में, स्ट्रेसबर्ग में। अब इसमें जो है मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट होते हैं और बेसिकली जो जितनी पॉपुलेशन है किसी भी मेंबर कंट्री की उसके रफली उसके प्रोपोर्शन में जो है वो मेंबरशिप दी जाती है यूरोपियन पार्लियामेंट में। अब अगर हम फंक्शंस देखें तो लॉज पास करना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को डिसाइड करना, सारे ईयू इंस्टीट्यूशंस की डेमोक्रेटिक स्क्रूटिनी करना, ईयू का बजट जो है वो एस्टेब्लिश करना, ये सब इसके काम है। अब जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को। तो ईयू आपको पता है कि क्रिश्चियन जो है एक तरह से कम्युनिटी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए हर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बोलता रहता है। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स दोनों को जो है वो एक तरह से फुल एक्सेस दिया जाए मणिपुर में जो है सिचुएशन को कवर करने के लिए, और आफ्सपा जो मणिपुर में लगाया गया है उसको रिपील कर देना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रोमिनेंस देने की बात भी की जा रही है। लेकिन इंडिया ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों को नहीं मानने वाला है क्योंकि ये तो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, हमने तो कभी नहीं उनको बोला। फॉर एग्जांपल अभी जब स्वीडन में कुरान बर्निंग इंसिडेंट हुआ तब तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने खुलकर ओपनली साथ दिया, जबकि रिलीजियस हेट्रेड वहाँ पर फैलाई जा रही थी। ठीक है, तब तो उन्होंने डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए वहाँ पर उनका ओपनली साथ दिया है। एनीवेज, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इनाग्रल सेशन शुरू हुआ है G20 कॉन्फ्रेंस का, क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ NFTs, AI एंड मेटावर्स, जो कि अभी गुरुग्राम में चल रहा है। पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो साइबर सिक्योरिटी में के टॉपिक पर G20 में की जा रही है। तो मेटावर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि वर्चुअल शेयर्ड स्पेस हम जो है बनाना चाहते हैं। यूज़र्स इंटरेक्ट कर सकते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, ऐसा लगेगा जैसे कि रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन हो रही है। NFTs क्या होते हैं? डिजिटल एसेट्स होते हैं जो कि वर्चुअल रियल एस्टेट, इन गेम आइटम्स, कलेक्टिबल्स, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्यों ज़रूरत है ये सब जो है वो रेगुलेट करने की? क्योंकि आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो टेररिस्ट भी कर रहे हैं, खासकर डार्क नेट का, क्रिप्टो करेंसी का, मेटावर्स का, वायलेंस परपट्रेट करने के लिए, यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करने के लिए। तो वल्नरेबल पीपल जो है उनको प्रोटेक्ट करना जो है स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। खासकर मेटावर्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए डीप फेक्स भी बनाए जा रहे हैं इम्पर्सनेट करने के लिए यूज़र्स को। अब इंडिया भी इसमें बहुत वल्नरेबल है क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो विक्टिम्स हैं साइबर अटैक की। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट कहता है कि साइबर अटैक से लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ हो सकता था 2019 और 2023 में। और 840 मिलियन इंडियंस जो है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो ऑफ कोर्स साइबर थ्रेट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करें और एक रॉबस्ट और एफिशिएंट ऑपरेशनल सिस्टम तैयार करके करें, जिससे कि जो है ये वर्चुअल एसेट्स या फिर जो डिजिटल स्पेस को सिक्योर रखा जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने बेटर मार्केट एक्सेस लेने के लिए कहा है कि अगर ट्रेड पिलर ज्वाइन करना है हमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का, तो हमें बेटर मार्केट एक्सेस चाहिए। तो मार्केट एक्सेस जो है वो नहीं दिया जा रहा है इंडिया को, तभी ऑफ कोर्स इंडिया मांग रहा है। इसीलिए इंडिया ने ट्रेड पिलर जो है IPEF का, उसको ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है इस जो भी नेगोशिएशंस चल रही हैं ट्रेड पिलर में। तो पहले तो हम IPEF के बारे में देखते हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने 2021 में इसको प्रपोज किया था और एक्चुअल में इसको लॉन्च किया गया मई 2023 में टोक्यो में, इकोनॉमिक एंगेजमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रीज़ के बीच में, ताकि ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आ सके।
अब ये कोई ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें 4 पिलर्स हैं: फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। इंडिया ने ये 3 पिलर सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो ज्वाइन किए हैं, लेकिन फर्स्ट पिलर को ज्वाइन नहीं किया, और उसमें भी रेजिलिएंट ट्रेड को जो है वो इंडिया उस पर थोड़ा सा स्केप्टिकल है। तो अब इसमें जो है अगर एक पिलर 1 को इंडिया को ऐसा नहीं कर सकता इंडिया की फेयर ट्रेड को ज्वाइन कर ले लेकिन रेजिलिएंट ट्रेड को ज्वाइन ना करे, मतलब सारे जो पिलर 1 में जितने भी सब कंपोनेंट्स होंगे वो सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, सिलेक्टिव ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया एटसेट्रा। ये सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर स्टेट्स हैं। 14 नेशन का ये ब्लॉक बन चुका है। 40% ऑफ वर्ल्ड के जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, 28% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंडिया ने सितंबर 2022 में इसको ज्वाइन किया था, 3 पिलर्स को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया है। अब यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर रही है कि क्या हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो जो है हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। दूसरा ये भी है कि अगर हम इसको ज्वाइन नहीं करते तो अभी इसके बारे में जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्या पता बाद में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जब नेगोशिएशंस चल रही हैं तब इसको ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम अपनी जो है इंटरेस्ट को अभी सिक्योर करा पाएँ। बाद में इन एनी केस अगर हमें ज्वाइन करना पड़ा तो हमारे इंटरेस्ट तो ऑलरेडी इसमें डिस्कस नहीं हुए होंगे, है ना। लेकिन इंडिया क्यों रिलेक्टेंट है? इंडिया अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल लेबर और डिजिटल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ताकि वो इसीलिए वो ऑफ कोर्स इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है। अभी करंट स्टेटस ये है कि अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं। पहले जो है 4 टोटल राउंड हो चुके हैं, चारों पिलर्स के ऊपर जो है वो नेगोशिएशंस हो चुकी हैं। अभी जो हम देखें तो अगर हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस जो है वो सप्लाई चेन पिलर पर चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत कैंपेन। गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक कैंपेन शुरू किया है बैंक्स के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो है प्रमोट करने के लिए। इसका नाम है भारत। भारत का मतलब क्या हुआ इसमें? बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक महीने लंबा कैंपेन है। टारगेट ये है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर लगभग 7200 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किया जाए, और जो है कमर्शियल बैंक्स के साथ इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी देती है ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स क्रिएट किया जा सकें। तो 10 साल के लिए स्कीम है। इसमें जो भी फाइनेंसिंग दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी है 3% पर एनम की, अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है एलिजिबल बोरोवर्स को। मॉरेटोरियम भी है 6 महीने से लेकर 2 साल तक का। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए, उसके लिए ये फंड बनाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने रिसेंटली कहा है कि वो अपने जो है डेवलपर्स को अलाउ करेंगे कि वो टोकनाइज डिजिटल एसेट्स भी जो है वो बाय, सेल और अर्न कर सकें गूगल के प्ले स्टोर पे, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं, इनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकते। इसी वजह से डिजिटल या रियल वर्ल्ड आइटम्स जैसे कि आर्ट वर्क, फोटोग्राफ, सॉन्ग, वीडियो, किसी से भी रिलेटेड जो है ये नॉन फंजिबल टोकन हो सकते हैं, और इसको आप परचेज़ कर सकते हो, मतलब आपने उसके राइट्स को परचेज़ कर लिया अगर आप उस टोकन को परचेज़ करते हो तो, ठीक है। तो ये NFTs वैसे वो असेट्स हैं जिनको टोकनाइज किया जाता है ब्लॉकचेन से, ताकि इसको कोई और रेप्लिकेट ना कर सके। समझ लो आपको कोई फोटोग्राफ है, जब आपने NFT उसका खरीद लिया तो किसी और के पास वो फोटोग्राफ नहीं होगी। इसको किस चीज़ से इंश्योर किया जाता है? ब्लॉकचेन से। तो नॉन फंजेबल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हर टोकन डिफरेंट है, और NFTs को ट्रेड भी किया जा सकता है, एक्सचेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको ब्लॉकचेन पे इसीलिए रिकॉर्ड किया जा सकता है कि इसकी रेप्लिकेशन ना हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। एक डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस है जो कि अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर ट्रांजैक्शन जो है वो हर पार्टिसिपेंट के लेजर में जो है वो ऐड की जाती है, ताकि अगर कोई भी सेल या परचेज होगी तो सब के सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो है लेजर में वो चेंज उसका स्टेटस होगा। किसी एक में भी अगर स्टेटस चेंज होगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी, अगर जब तक सब के सब लेजर्स में वो स्टेटस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स जो है वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ में आएगी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हवासोंग 18। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली हवासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। एक टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल ICBM है जो कि नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो हैं, अगर हम देखें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में कंपैरिजन, तो लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो है वो प्रोपल्सिव थ्रस्ट और पावर तो उनमें बहुत होती है, लेकिन उनका जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और एक्स्ट्रा वेट होता है उसमें। जबकि सॉलिड फ्यूल जो है वो डेंस होता है, बड़ी जल्दी बर्न हो जाता है और उसको जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो थ्रस्ट जनरेट कर देता है। सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना भी बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल, ठीक है। ईजियर भी होता है, सेफ टू ऑपरेट भी होता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अगर आप कंपैरिजन देखो क्रूज़ मिसाइल से, क्रूज़ मिसाइल में तो आपका जो रॉकेट है वो लगातार चलता जाता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, वो इनिशियल फेज़ में उसको रॉकेट चाहिए होता है। एक बार इनिशियल रॉकेट उसको जो है वो पुश दे देता है, उसके बाद वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी अपनी फॉलो करता रहता है, ठीक है। समझ लो आपने जैसे एक पत्थर फेंक के मारा, शुरू में तो आपने जो है पूरी फोर्स लगाई, एक बार आपने फोर्स लगा दी तो उसको आपने हवा में डाल दिया, और उसके बाद जो उसका इंटेंडेड टारगेट था वो वहाँ जाकर गिरेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अटलांटिक मैनहट्टन। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने कहा है कि जो ओवर फिशिंग हो रही है अटलांटिक मैनहट्टन की, उसी की वजह से जो है रिप्रोडक्टिव रेट्स जो हैं ऑस्प्रेज जो बर्ड है मॉब्जेक बे में, वो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अटलांटिक मैनहट्टन है क्या? एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट अटलांटिक ओशन फिश है जो कि नोवा स्कॉटिया कनाडा से लेके नॉर्दर्न फ्लोरिडा US तक देखने को मिलती है। फिल्टर फीडर्स भी इनको हम कहते हैं, ताकि क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स को जो है ये कंज्यूम करती है वाटर में। इसको जो है अगर हम देखें इसका यूजेस, तो इसको हार्वेस्ट किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, एनिमल फीड और फिशरीज़ को की बेट के लिए। तो मेजर सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है ये, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। अब ये चेसापेक बे जो है ये क्या है? ये लार्जेस्ट इनलेट है अटलांटिक कोस्टल प्लेन का ईस्टर्न US में, और इसको क्रिएट किया गया है सबमर्जेंस ऑफ लोअर कोर्सेज ऑफ सस्क्यूहाना रिवर, ठीक है, उससे और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। सदर्न पार्ट ऑफ बे जो है वो बॉर्डर्ड बाय वर्जीनिया है, और नदर्न पार्ट जो है वो मैरीलैंड द्वारा बॉर्डर्ड है, ठीक है। तो वर्जीनिया वही है जहाँ पर आपके CIA का हेडक्वार्टर्स होता है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is European Parliament. This topic is important for your international relations. So European Parliament has recently adopted a motion on Manipur violence, and they have said that the government of India needs to act promptly to halt this violence in Manipur and protect religious minorities also. As we all know that the Christian community and its interests are always put forward by the European Union in various parts of the world. That's why they have adopted a motion urging the government of India to promptly act in with respect to Manipur clashes. So India has responded that this is none of the business of Parliament, and it is an entirely internal matter of India. And what is European Parliament? It is basically the body or the directly elected legislative body of the European Union, and it is one of the main institutions of the EU, and it represents the citizens of EU member states. The Parliament, along with the Council of European Union, is responsible for making laws, adopting budgets, and overseeing EU's policies and programs. It is headquartered in Strasbourg, that is in France. So it consists of members of European Parliament who are represented in roughly in proportion to to the population of member states. So what are the functions of European Parliament? So of course it passes EU laws, it decides on international agreements, it also undertakes supervisory functions, for example, democratic scrutiny of all EU institutions, and it also established the EU budget. So the resolution has of course talked about the Indian government to protect all religious minorities, especially the Christian community in Manipur. And they've said that authorities should grant unhindered access to the area by journalists and international observers. And they've also asked the government to repeal this AFSPA, and they've called it unlawful. They have also talked about human rights, in that EU should make human rights as an important prerequisite for its dialogue and relationship with India. Okay,
So the next topic is G20 Conference on Crime and Security. This topic is important for your international relations. So inaugural session of G20 Conference on Crime and Security in the age of NFTs, AI and Metaverse was recently held in Gurugram, and this is the first conference on cybersecurity in the G20. So Metaverse is basically a concept of virtual shared space, and NFTs are those digital assets which are represented by unique items like even the virtual real estate, in-game items and collectibles, of course on a blockchain. And you know that in this digital age uh, this cybersecurity has economic and geopolitical implications. So terrorists are finding new ways like darknet, metaverse, cryptocurrency to perpetrate violence and radicalize youth, and also to raise resources. So it is important to protect the vulnerable people, and because of this metaverse also, deep fakes are imitating or impersonating users and stealing their identities. That's why it is important that the world should come together to tackle this threat. As per World Bank estimates, cyber attacks between the period of 2019 and 2023 had the potential to cause losses worth $5.2 trillion to the world, and about 840 million Indians have online presence as of now, and that's why its possibilities of cyber threats have also increased. So that's why if we look at the way forward, then it is important that we should strengthen the capabilities of our nations and international organizations so that we can create a robust and efficient operational system and deal with this threat of cyber security or cyber threats in particular. So the next topic is IPEF, or that is the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. This topic is important for our international relations. As per reports, India has asked for better market access if it wants to be a part of trade pillar of IPEF, and of course they are not, the member states are not willing to give more market access to India with respect to this trade pillar negotiations. So what is IPEF? It was first spoken by the President Biden at the East Asia Summit in 2021, but it was launched only in 2023, that is in the month of May, to strengthen economic engagement among the member states. IPF is not a traditional trade agreement, do not confuse about it. It has four pillars like fair and resilient trade, supply chain resilience, infrastructure and decarbonization, tax and anti-corruption. And if a member country wants to be a part of it, then it has to agree upon all the subcomponents of every pillar. Like India has not agreed upon this first pillar as of yet, and we have agreed upon these three pillars. If we want to, if even if we like certain components of the pillar one, we cannot sign them separately, and we would have to sign the entire pillar to be a part of it. Okay, so it has 14 partner countries as of now, and which accounts for about 40% of the world's GDP and 28% of the world trade. So India has also joined three pillars of IPF, and we have decided to remain out of the trade pillar. So Union Commerce Ministry is discussing whether we should be joining it or not, and it is also concerned that if we join at a later date, then we would have missed out on the negotiations which are currently undergoing. We are reluctant to join this trade pillar because we want to protect our domestic agricultural, labor and digital sectors. So the current status of this negotiation is that fourth negotiation round of IPEF for all pillars is currently underway. Text-based negotiations are undergoing for the supply chain pillar, and we are also participating in the three pillars which we have signed. So the next topic is Bharat campaign. This topic is important for our governance and economy section. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched a new campaign for banks under Agriculture Infrastructure Fund, which is titled Bharat. This means banks heralding accelerated rural and agricultural transformation. So this is a 1 month long campaign which is having a target of raising 7,200 crore rupees by getting active involvement of commercial banks so that we can promote the scheme of Agriculture Infrastructure Fund. What is this scheme? This is a central sector scheme which was launched in 2020, and the aim is to provide a medium to long term debt financing facility to viable projects for post harvest management infrastructure and community farming. So the duration of the scheme will be 10 years, and all loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of 2 crore rupees. So credit guarantee coverage will also be available for eligible borrowers. So moratorium is also given
between 6 months to a maximum of 2 years, a maximum of 2 years to the eligible project borrowers. So the next topic is non-fungible tokens. This topic is important for your security and science and tech section. Google has recently said that they will be allowing developers to offer games on the Play Store, so where players can buy, sell, and earn tokenized digital assets like the non-fungible tokens. So what are these non-fungible tokens? So basically they are unique cryptographic tokens which exist on a blockchain and they cannot be replicated. So this is the entire purpose of a non-fungible token. It can be an artwork, photograph, song, video, or anything. So basically it is generally, for example, that you have bought a non-fungible token of a song, then because it is registered on a blockchain, which means that it is, if it cannot be replicated, that if you have purchased it, then none of the other person would be having it, and because of blockchain this security would be provided. So these NFTs can also be traded and exchanged, and they are recorded on blockchains to provide exclusivity. Okay, so what is a blockchain technology? So it is basically a digital ledger of transactions which is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain. So basically, once let's suppose that you have bought a photograph, okay, then this transaction would be recorded on the entire computer systems of this blockchain, and any change in the system, any sale of that photograph by you would have to be validated on all the systems. If it misses some systems, then of course it would be considered that the sale has not happened. Okay, so this is basically a decentralized blockchain which of course would be, which is of course being used by the government of India to also uh, to assist in schemes like land records, digital land records. Okay, so that nobody can digitally change the ownership patterns. So that's why blockchain technology is being used for that. So the next topic is Hwasong 18. This topic is important for your security section. So North Korea has recently tested its latest Hwasong 18 ICBM. So it is a solid fuel intercontinental ballistic missile which has been developed by North Korea, and it is the first ICBM to use solid fuel, which will allow faster launching. So what is the difference between solid fuel and liquid fuel missiles? So generally liquid propellants provide greater propulsive thrust and power, but they require more complex technology and extra weight. So solid fuel is dense, but it burns very quickly and it generates thrust over a short period of time. So solid fuel can remain in storage for an extended period, and solid fuel missiles are even easier and safer to operate. So what is a ballistic missile? So it is basically a rocket propelled self-guided strategic weapon that follows a ballistic trajectory. It is only powered initially or even for a period of for certain stages, but generally it follows the ballistic trajectory, unlike the cruise missile which is always powered so that it can change directions also. Okay, so ballistic missiles can carry both nuclear or conventional warheads. ICBM is basically a long range ballistic missile. Okay, so the next topic is Atlantic Manhattan. This topic is important for your environment section. Recently, researchers have said that overfishing of the Atlantic Manhattan is at the root of declining reproductive rates of ospreys, that is the birds, at Mobjack Bay, which is an inlet at southern end of the Chesapeake Bay. Okay, so what is Atlantic Manhattan? It is a commercially important Atlantic Ocean fish, which is found in coastal and estuarine waters from Nova Scotia in Canada to northern Florida of US. So they are filter feeders. They primarily consume phytoplanktons and zooplanktons. They are also harvested for use as fertilizers, animal feeds, and bait for fisheries. They are also a major source of omega-3 fatty acids, and its conservation status is least concern. So what is Chesapeake Bay? So it is the largest inlet at the Atlantic coastal plain of eastern US, and it the southern part of this bay is bordered by Virginia, where the CIA headquarters is located, and the northern part is by Maryland. Okay, both being part of US. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.